और देखिए मुद्दा संदीप चौधरी के साथ। पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूँ। राजधानी दिल्ली में हूँ, लेकिन आज बात करूंगा दिल्ली से सटे गुड़गांव, जहां बीते मंगलवार को एक ऐसा वाकया हुआ, एक ऐसी घटना घटी कि गुड़गांव ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, पूरा देश सन्न रह गया। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने अपने ही एक सहयोगी छात्र को गोलियों से भून दिया, उसका कत्ल कर दिया। ये हुआ क्यों? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी उन छात्रों की है, परिवार की है, स्कूल की है, पुलिस की है, या हम सब की जिम्मेदारी है? पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यही है आज का मुद्दा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश हसीजा, ये प्रिंसिपल हैं एपीजे नोएडा के। उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर संदीप वोरा, मनोचिकित्सक हैं, जाने माने मनोचिकित्सक। और मेरे एक और खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे, आमोद कंठ साहब, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और एक एनजीओ है प्रयास, बच्चों के लिए काम करती है, उसके सचिव हैं। उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर रंजना कुमारी, जानी मानी समाज शास्त्री हैं, सेंटर फॉर रिसर्च की डायरेक्टर हैं। और इनके अलावा 2 और यहाँ पर मेरे साथ ऐसे लोग बैठे हैं जो छात्र मारा गया उसके काफी करीबी रिश्तेदार हैं, उनके चाचा हैं, उनके जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब पता लगा कि आपके भतीजे का कत्ल हो गया है, क्या हुआ आपको? एकदम बिल्कुल सन्न रह गए हम। मतलब इतनी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, बच्चों में गोलियां चल सकती हैं। मतलब बिल्कुल सोच समझ ऐसा कुछ रहा ही नहीं दिमाग में, ये क्या हुआ। गोलियां जैसे चलने की बात आई कि गोली मारकर उसकी हत्या हुई है, तो बिल्कुल मतलब इतना बिलीव ही नहीं हुआ कि स्कूल में इस प्रकार की घटना हो सकती है। और सोच समझने की मतलब सारी शक्तियां एकदम जैसे समाप्त हो जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर गया। बिल्कुल काम करना बंद कर गया। और ऐसा लगा कि ये मतलब कोई आतंकवादी घटना सी मतलब महसूस हुई कि क्या हो गया स्कूल में इतने छोटे बच्चों के। सिहर उठे आप। और जब आपको पता लगा, और यहाँ पर कोई बड़े बच्चे नहीं थे, ये 13-14 साल के बच्चे, और 13-14 साल के बच्चे इस तरह से गोली चला दें, मार दें आपके जानने वाले को, आपके लाडले को, आपको ये कभी सोच भी सकते थे? सपने में भी सोचा था ऐसा हो सकता है? देखिए, जिस समय इस घटना का हमें जानकारी मिली तो हम एकदम अवाक से रह गए। और एक विद्यालय से इस तरह की सूचना मिलना, एक शिक्षा के मंदिर से कि वहाँ पर एक सहयोगी छात्र ने और हमारे परिचित छात्र की हत्या कर दी, तो एकदम विश्वास नहीं हुआ और ऐसा लगा कि जैसे कोई हमसे मजाक कर रहा हो। ऐसा लगा, और बहुत ही भद्दा मजाक था ये भी कहा जा रहा है कि उन तीनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था, स्कूल को भी बताया गया। कोई झगड़े की बात थी क्या? नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी झगड़े की। इस प्रकार की जो बातें की जा रही हैं ये बेकार बेतुकी की बातें हैं। तो कोई झगड़े की इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। मामला क्या था कि अभिषेक जो छात्र था वो मतलब बहुत ही होनहार था। स्कूल में एक दिन पहले उसको मेडल दिया गया था और काफ़ी खिलाड़ी, खेल में भी उसकी अच्छी रुचि थी, पढ़ने में उसकी अच्छी रुचि थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बच्चे जो आवारा टाइप के थे, जिनके अंदर संस्कार की कमी थी, वो उससे जलैसी पैदा हुई होगी। कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई बात खली होगी। लेकिन झगड़े की जहाँ तक बात है, झगड़े की इस प्रकार की कोई बात नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाए कि गोलियाँ चलें। तो जो छात्र मारा गया, उनके रिश्तेदार साफ बता रहे हैं समझ में ही नहीं आया, वो अवाक रह गए। वो बिल्कुल ही उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। और 13-14 साल के बच्चों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो 2 आरोपी छात्र हैं जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया, ये सोचा समझा कत्ल था। वो जुराब में एक रिवॉल्वर को लेकर चले गए, उसके बाद उसे बाथरूम में छिपा दिया, फिर उसे निकाला और एक ने चलाई 4 गोलियां, एक ने चलाई 1 गोली, एक और चलाई, लेकिन वो गोली चल नहीं पाई। कुल मिलाकर 6 चली थी, 5 गोलियां लगी इस छात्र को। तो ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर वोरा, मैं आपसे, बल्कि पहले आमोद कंठ साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप पुलिस में भी रहे हैं, क्या अगर मैं कहूं कि ये प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, मैं बच्चों के संबंध में ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, क्योंकि बच्चे जो अपराध करते हैं उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, उसके कानून अलग हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बल्कि उसके अंतर्गत बच्चों का परिचय भी नहीं देना चाहिए, ये कानूनी गैर कानूनी है। और ये आप भी ध्यान रखें कि बच्चों का नाम नहीं कहना चाहिए। 7 वर्ष से कम के बच्चे अपराध करते ही नहीं हैं। 7 से लेकर 12 तक के बच्चे अपराध करते हैं जब उनकी मानसिकता ऐसी हो कि समझ रहे हो, और 13 से लेकर 18 तक बच्चे अपराध करते हैं तो उसकी बातचीत एक आम डेलिंक्वेंट के तौर पर हम देखते हैं। लेकिन यहाँ भी जो इनकी बात मैं सुन रहा हूँ, जो ये कह रहे थे, अवाक रह गए ये लोग,
देखिए, अक्सर ऐसा ही होता है। मैंने प्रयास के माध्यम से, आपको पता है कि जुवेनाइल होम्स जितने दिल्ली के बच्चे अपराध करते हैं वो प्रयास में ही आते हैं। प्रयासी होम चलाती है और मैं अक्सर जाता रहता हूँ। मैं परसों भी वहीं था। वहाँ पे हर ढंग के क्राइम, मर्डर, रेप, डकैती, हर ढंग के बच्चे वहाँ पे आते हैं। और सच पूछिए तो जितने परिवार वालों से हमारी मुलाकात होती रहती है, हम जानते हैं सबों के साथ यही बात होती है कि अवाक रह गए। लेकिन अवाक रहना अपने आप में ये कोई एक सही स्थिति नहीं है। बच्चे के साथ क्या हो रहा है, चाहे वो क्राइम करने वाला बच्चा या जिसके साथ क्राइम हो चुका वो बच्चा, इन दोनों के बीच कुछ तो हुई बात। और अगर वो बात हुई तो उसकी तफ्तीश करना, उसके बारे में पता करना, दोनों की मानसिकता को जानना, घटनाओं को समझना, ये हर किसी का कर्तव्य है। यानी कि आप कह रहे हैं देयर कैन नॉट बी एनी स्मोक विदाउट फायर। लेकिन डॉक्टर वोरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा यही बात कि जुराब में छिपा कर लाते हैं बंदूक को, उसे बाथरूम में रख देते हैं, फिर कत्ल करते हैं, उसके बाद वापस वो क्लास में जाकर बैठ गए, वहां पर एक संस्कृत का श्लोक था, उसे देखने लगते हैं, कोई शिकन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी मानसिकता, और मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं जो आमोदकांत साहब कह रहे हैं, लेकिन ये मानसिकता कैसी, 13-14 साल का बच्चा ऐसी प्लानिंग करे? देखिए, इसमें ये कहना कि आज की डेट में बच्चों को ये लगता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो वायलेंस उसका एक माध्यम है। दूसरा, बहुत ज़्यादा आप चारों तरफ से वायलेंस देखते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे आप इंटरनेट पे देखते हैं, चाहे आप सुनते हैं, तो आप एक तरह से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। और तीसरा, मेरे हिसाब से अंदर से इम्पेशेंट होना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की नीड और लैक ऑफ पेरेंटल कंट्रोल, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि बच्चे के दिमाग में, चाहे उसने वो मूवी देखी, चाहे उसने प्लान किया, चाहे उसके अंदर इतना आक्रोश था कि वो बदला लेना चाहता था, चाहे उसको इतना क्लियर नहीं था कि मारना, जान से मारने के कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली क्या हैं, या उसने अपने माता पिता को रिवॉल्वर का यूज करते देखा तो उसके अंदर एक इंक्विजिटिव माइंड आया। 4-5 वजहें गिनाई, इनमें से सबसे पहली मैं पारिवारिक जिम्मेदारी पर आता हूं। डॉक्टर रंजना कुमारी, परिवार की कितनी जिम्मेदारी आप यहां पर मानेंगे? और यहां पर सबसे अहम बात जो अब खुलकर सामने आई है, जो आरोपी लड़का जो रिवॉल्वर लेकर गया था वो उसके पिता की भी नहीं थी, उन्होंने भी किसी और से मांगी थी, और दोनों ही शख्स पर आर्म्स एक्ट की धारा लगा दी गई है। तो कितनी जिम्मेदारी परिवार की आप मानती हैं? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी परिवार की है, क्योंकि अगर आप कल्चर ऑफ वायलेंस को ही एक तरह से बढ़ावा देंगे और अपनी सुरक्षा का एक ही तरीका आपके दिमाग में अगर है माँ बाप के नाते कि बंदूक रखने से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है, और फिर बंदूक रखने की जरूरत किन लोगों को पड़ती है? आम समाज में तो तमाम यहाँ लोग बैठे, इन लोगों के घरों में तो बंदूक रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बंदूक रखने की जरूरत पड़ती है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं या शामिल होने की इच्छा रखते हैं जो गतिविधियां समाज के लिए खतरनाक हैं और वो वायलेंस को पैदा करती हैं। अब इस मानसिकता में पल रहे बच्चे के मन में होता है कि अगर हमें जवाब देना है, अगर हमें बदला लेना है, अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो ये जो बंदूक हमारे पापा ने खरीद के रखी हुई है, ये बहुत जरूरी चीज है और इसके जरिए ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपना बदला ले सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सीख लेता है, देखता है, एमुलेट करता है, हीरो वर्शिप करता है अपने माँ बाप को भी। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, मेरे एक सहयोगी हैं, वो यहीं मौजूद हैं, वो मुझे बता रहे थे कार्यक्रम से पहले भी कि उनका जो लड़का है वो भी जब सड़क पर जाता है तो वो कहता है अरे हटो, ओए हटो, ओए हटो, क्योंकि वो अपने पिता को ऐसा करता देखता है। हालांकि उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं अब जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं लापरवाह रहा हूं, मेरा बेटा उससे सबक ले रहा है, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन क्या हम सब माँ बाप इस तरह की सोच रखते हैं, या बेटे के लिए एक बैड एग्जाम्पल हम खड़ा कर देते हैं? इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दा में हम बात कर रहे हैं एक स्कूल में हुए शूट आउट की। गुड़गांव की ये एक घटना है जहां पर 2 छात्रों ने, 13-14 साल के छात्र, अपने सहयोगी छात्र की उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। और चर्चा अब इस मुकाम तक पहुंची है कि माँ बाप की कितनी जिम्मेदारी बनती है। कुछ मेरे यहाँ पर और मेहमान आए हुए हैं, आपका भी बच्चा है, आप बतौर माँ बाप जी कितनी जिम्मेदारी मानेंगे कि बच्चा आपका भटक जाता है? देखिए, पहले संस्कार जो है माँ बाप ही देता है। माँ बाप बच्चे को पूरा ध्यान रखना चाहिए, वो उसके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, वो घर पे आता है, स्कूल में क्या एक्टिविटी करता है, उस पर नज़र अगर माँ बाप रखेगा
तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मेन पेशेंस जो बच्चे खो देते हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम को आप घर पे आके डिस्कस करके और फिर टीचर से मिलके सोल्व करने की कोशिश करें तो शायद ये इस तरह की घटना ना हो। यानी कि सबसे पहले अगर सीखता है बच्चा अपने माता पिता से सीखेगा, आपसे सीख रहा है आपका बच्चा। बिल्कुल, बच्चे जो है सबसे पहले माता पिता से ही सीखता है, माता पिता ही उसे संस्कार देते हैं। और अगर बच्चा इधर उधर जा रहा है तो माँ बाप की फिर क्या जिम्मेदारी बनती है? आप सख्ती करेंगे, समझाएंगे, क्या करेंगे आप? माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को प्यार से समझाएं, बच्चों से प्यार से तब भी ना सारी समझ बातें रहा हो पूछे। तो? तब भी ना समझे बच्चा, आजकल नहीं सुनते हैं बहुत से बच्चे, ये भी सच्चाई है, मानेंगे? हाँ बिल्कुल, तब क्या करेंगे? बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुनेंगे, समझाने से समझ जाते हैं। अब जो गुड़गांव की ये घटना हुई है उसको देखते हुए मेरा खुद बच्चा है जो 6ठी क्लास में पढ़ता है, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं गुड़गांव से बाहर उसको कहीं हॉस्टल में रखूं, क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर चलती रही तो ये तो बहुत तो अलग अलग तरह की रिएक्शंस मिल रही हैं। डॉक्टर हसीजा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग की भी बात होती है, उसको कितनी अहमियत देंगे आज के संदर्भ में? ऐसा है, ये कहा जाता है कि हर पत्थर की तस्वीर संवर सकती है, शर्त ये है कि वो करीने से संवारा जाए। जो पार्टनरशिप बच्चे के साथ पेरेंट की, टीचर की और समाज की चाहिए, उन सब में इतनी दूरियां आती जा रही हैं। अगर मैं स्कूल के संदर्भ में लूँ, समाज और पेरेंट को छोड़ दूँ, मेरे और बच्चे के बीच में कुछ समाज ने कानून भी बनाने शुरू कर दिए। मैं बच्चे को ऐसे बात नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। एक टीचर और बच्चे आप धमका नहीं सकते, कहीं पे कुछ मतलब अब सीमाएं बांध दी हैं, क्या वो भी गलत हो जाती हैं? वो भी जिस तरह गलत से है, समाज चल वो रहा है। भी बहुत बड़ी बात गलत है। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर आ गए, एक टीचर को पहले जो गुरु की तरह से एक समझा जाता था, एक वो रिश्ता बना के रखता था बच्चों के साथ, आज वो गुरु भी रिस्पॉन्सिबल है, समाज भी रिस्पॉन्सिबल है। गुरु भी वो रोल मॉडल नहीं रहा जो रहना चाहिए, और शिक्षा का मंदिर संस्कारों से हटके कहीं मॉल कल्चर में बदलता जा रहा है। यानी कि दुकान हो गई है। रंजना, जो बात डॉक्टर हसीजा बड़े दुख से कह रहे हैं कि दुकान हो गई है और हर कोई सोचता है मैं पैसे दिए हैं, मेरा बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है और हाथ नहीं लगाओगे इसको, ये सच्चाई हो गई है क्या? देखिए, ठीक बात कह रहे हैं कि एक तरह से शिक्षा दुकान तो हो ही गई है। अब इसमें सब लोग सहमत है कि दुकानदारी बड़े बड़े पैमाने पर चल रही है, क्योंकि शिक्षा एक बिजनेस का एक हिस्सा होता है। आपके पास 10 बिजनेस है तो एक शिक्षा का भी शुरू कर दीजिए, और शायद शिक्षा के बिजनेस से आज कमाई ज्यादा हो रही है। लेकिन वो अपनी जगह प्राइवेटाइजेशन के जमाने में, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में शायद ये सब चीजें आगे इसी तरह से बढ़ेंगी। लेकिन इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि स्कूल के अंदर जो एक माहौल बनना चाहिए और जो एक डायलॉग होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, और खास तौर से वो डायलॉग जिसके जरिए वो थोड़ा सा एक पीसफुल ढंग से, एक मेडिटेशन के ढंग से, एक अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए जो स्पेस चाहिए बच्चे को, वो स्कूल में आजकल नहीं मिल रही है। आप एक आइडियल वर्ल्ड की बात कर रही हैं, लेकिन कंस साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम गुड़गांव की ही बात करें, वहां पर प्रॉपर्टी डीलर्स के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नया नया पैसा आया है, और वो दिखावे का कल्चर, एस्पिरेशनल कल्चर, वो भी दिक्कतें खड़ी करता है क्या? देखिए, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं, कुछ समाज ऐसे होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, चाहे बच्चे कहीं से आए। आप ऐसे हैं, संस्थाएं हैं, ऐसे नहीं संस्थाएं नहीं है, और वही संस्थाएं कामयाब होती हैं, वही संस्थाएं मॉडल होती हैं। प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये समझने की बात है कि कानून की सीमाएं होती हैं, अनुशासन की सीमाएं होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये तमाम बातें सही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मैं भी समी जी उस समय यही कह रहा था। मेरा ये कहना नहीं था कि बिजनेस बन गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। मैं ये कह रहा था संस्कारों का बिजनेस बनना शुरू हो गया है। जो पार्टनरशिप आमोद जी ने कही, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, व्हाट इज डिसिप्लिन? एक्चुअली इट्स ए पार्टनरशिप विद द चाइल्ड। बच्चों के पास, बच्चे के आंख में आपके लिए शर्म है, इज्जत है, प्यार है, रिस्पेक्ट है। जहां वो पार्टनरशिप बन जाएगी वहां ऐसी कभी हरकत नहीं होगी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं छोटी सी बात, कि सीमाएं, मेरे नाक पे मेरी सीमा खत्म हो जाती है मेरे जीवन की, दूसरे की शुरू हो जाती है। ये तो फैसला करना पड़ेगा ना, और ये कौन बनाएगा? ये देखिए, इसीलिए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, ये तमाम चीजें, इनका कुछ खास मतलब होता है। अगर आप ये मान के चलें कि बच्चों से पार्टनरशिप की भी एक सीमा होती है, किस हद तक बच्चों से आप दोस्ती करेंगे, और
ये नहीं कि बच्चों की ही गलती है, मैं बच्चों के लिए खड़ा होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलती को महसूस नहीं करता हूँ। बिल्कुल, उनको खुली आजादी दे दी जाए, कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, वो स्कूल की बात हो, वो परिवार की बात हो और समाज की बात हो। समाज की ओर भी चर्चा को लेकर चलूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दा में बात कर रहे हैं गुड़गांव के स्कूल में बीते मंगलवार जो शूट आउट हुआ, 2 छात्रों ने 13-14 साल के छात्र अपने एक सहयोगी छात्र की हत्या कर दी और अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई समाज में। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, वो लगातार उन पर दबाव डाल रही थी, उनका बच्चा अब स्कूल जाने लायक हो गया है कि अच्छे स्कूल में डालना है, बहुत अच्छे बड़े स्कूल में डालना है। ये घटना होती है, वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में ही अब भेजेंगे। यहाँ पर एक माँ भी है हमारे साथ। आपके दिमाग में क्या आया जब आपने ये पूरी घटना के बारे में सुना? सर ज़्यादातर हमने यही लगा कि अपने कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हुई है, क्योंकि अगर हम बच्चों पर बचपन में ये लगाम कस के रखें तो बच्चा इतना छूटेगा नहीं कि वो गलत कदम उठाए। क्योंकि हम सिर्फ होता है कि माँ बाप जन्म देके सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो अच्छे स्कूल में डाल दिया, अब स्कूल वाले संभालेंगे। और फिर क्या होता है, अगर टीचर्स पनिश करते हैं तो हम उन पर दबाव डालते हैं कि ये क्यों पनिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे को क्यों मारा, क्यों। फिर क्या होता है कि टीचर्स फिर छोड़ देते हैं कि ठीक है, हमें क्या जरूरत है, जब आप ही नहीं रिस्पॉन्सिबल तो हमें क्या जरूरत है, और बच्चा बिगड़ता चला जाता है। तो मैं जानती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी जो है हमारी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम तो बिजी हैं, पूरा टाइम जो है हम इन्हीं बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कमाते कमाते अपने बच्चों से कितने दूर हो चुके हैं हम। बहुत अहम बात यहाँ पर एक माँ कह रही है, कमाते कमाते माँ बाप कितने दूर हो जाते हैं बच्चों से, शायद वो पहचान नहीं पाते। लेकिन थोड़ा चर्चा और आगे बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर। डॉक्टर वोरा, एक चीज बताइए, हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी, एक माँ खुद अपनी जिम्मेदारी मान रही है, स्कूल की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन 13, 14, 15 साल का बच्चा आज की तारीख में उसके पास इतने एवेन्यूज हैं, इंटरनेट है, फिल्म है, मीडिया है, और जगहों से अपने कॉलीग से वो जानकारी हासिल कर सकता है। अगर उसे गलत रास्ते पर जाना ही है, कौन रोक सकता है उसे? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या उसकी मॉरल वैल्यूज, उसको क्या गाइडेंस मिल रही है, किस तरीके से उसने आसपास का अपने माँ बाप को देखा है, उसके अंदर कितनी हद तक भारतीय संस्कृति, जो मैं आज की डेट में वर्ल्ड का बेस्ट एक तरीका बोलता हूँ, जो जहाँ वैल्यू सिस्टम की बात आती है, वो कितना उसके अंदर इनग्रेंड और कितना उसका माइंड इंप्रेशनेबल है कि उसके ऊपर क्या ओवर पावर करता है। अगर एक तरफ एक बैलेंस तरीके से उसको ये मिलता है और वो एक गलत स्टेप उठाता है और उसको रोका जाता है पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से, तो उसको एक लिमिट सेटिंग जरूरी है, डिसिप्लिनिंग जरूरी है। अल्टीमेटली फिर भी अगर करता है, मेरे हिसाब से कुछ केसेस बच्चों के ऐसे होते हैं जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अनडिटेक्टेड, अनडायग्नोज होती हैं, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं यहाँ पर डॉक्टर हसीजा आपसे जानना चाहूंगा, जो बात कह रहे हैं कि नहीं, हम सीमाएं फिर भी बांध सकते हैं, जो बात आमोद खान साहब भी लगातार कह रहे हैं। डीपीएस में हुआ था एमएमएस का एक वाकया, अच्छे खासे परिवार से आने वाला 11वीं का छात्र था, एमएमएस बना रहा है, बिल्कुल किक मिल रही है, मजाकी है या ठीक है थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है उस उम्र में आकर, वहां पर कैसे सीमाएं बांधेंगे आप? 2 चीजें हैं संदीप जी। एक कहानी बचपन में सुनी थी जिसका अंत ये था कि वो आदमी को सजा होने लगती है तो वो अपनी माँ को बुलाता है, उसका कान काट लेता है। वो कहता है अगर मैंने पहली चोरी जब बचपन में की थी तो मुझे उसी समय सुधार देती तो आज मैं ये नहीं आता। डिस्टिंग्विशन बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस बिहेवियर, पहला तो वो परिवार से शुरू होकर स्कूल तक उस ट्रेनिंग में आना चाहिए, जहां बच्चे को पता हो ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है। लेकिन अगर बच्चा उस सीमा के बाहर जाता है जी, एक तो है मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जो आज की डेट में हम कह रहे हैं, वो विरलों की बात है, वो विरलों की बात है। कहीं हमें लगता है कि रिफॉर्म के लिए कुछ नियम ऐसे बनाने पड़ेंगे जो 14 साल का 15 साल का बच्चा, अमोद जी ने कहा, उस उम्र में आके जब बच्चा कोई क्राइम करता है जिसको हम कहते हैं क्राइम है, तो कोई ऐसी रिफॉर्म सेटअप बनानी पड़ेगी जो उसको भुगतना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल आपके पास आता हूँ डॉक्टर वोरा, हमने सारी बातें की, लेकिन हमें अपने समाज के सरोकार जो हैं या समाज की जो सूरत हाल है, जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है, नैतिक जो मूल्य हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं हमारे समाज की, गुंडा भी, एक अपराधी भी मंत्री भी बन सकता है इस देश में, ये एक सच्चाई है। बच्चे के ऊपर किस तरह की छाप छोड़ जाते हैं इस तरह की मिसाल। एक ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं मुद्दा मुद्दा में बात कर रहे हैं शूट आउट एट स्कूल की, और इस सिलसिले की शुरुआत आखिर कैसे होती है। जिम्मेदारियों की हम बात कर रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारियों पर तो चर्चा करते रहेंगे, लेकिन शुरुआत कहां से होती है स्कूल में दाखिले को लेकर? स्कूल में दाखिला कैसे होता है, आप इसके बारे में क्या कहें? इसके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप को लगता है इसको हम स्कूल के अंदर डाल दें, तो सबसे पहले प्रयास वो ये करते हैं कि हमारा बच्चा फलां स्कूल के अंदर, नामी स्कूल है, उसमें इसका एडमिशन कैसे हो। फिर बतौर एक पिता आप क्या करते हैं? उसके लिए फिर हम प्रयास करते हैं, किसी मंत्री का फोन कराएं, जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ करते हैं, सिफारिश लगाते हैं जी। और ऐसा करने के प्रयास में हम उस बात को भूल जाते हैं कि सही शिक्षा किस स्कूल के अंदर से बच्चे को मिल सकती है। सिर्फ हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हमारा बच्चा फलां स्कूल के अंदर किसी भी तरह से कैसे भी उसको एडमिशन मिल जाए। और बच्चे को भी क्या मैसेज जाता है कि अरे मेरे पिताजी इन्फ्लुएंशियल हैं, जुगाड़ू हैं, उन्होंने पहुंचा दिया मुझे इस स्कूल तक। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, नामी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कितने फोन आते हैं ऐसे? ईमानदारी से बताइएगा। संदीप जी, प्रेशर तो रहता है। कारण ये है कि सो कॉल्ड अच्छा स्कूल, मैं नहीं जानता उसके क्या पैरामीटर हैं, लेकिन सो कॉल्ड अच्छा स्कूल कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, प्रेशर रहता है। और ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, जब आप जुगाड़ से ही शुरू करते हैं तो शायद ये संस्कारों का वहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। आप बात सुनिए, महाभारत में अगर हम चलें, द्रोणाचार्य ने एक राजगुरु को तो पढ़ाया, राज के बच्चों को, एकलव्य को नहीं पढ़ाया उसने, लेकिन तीरंदाजी में शायद एकलव्य उन सबसे ज्यादा बेटर था। मैं कहना चाह रहा हूं, जहां मैनिपुलेशन संस्कारों का घर में पहली बार से शुरू कर देते हैं, वहीं से बच्चा डिफरेंट। और ये मैनिपुलेशन सिर्फ परिवारों में नहीं, हमारे पूरे सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें, साम दाम दंड भेद सब तरीके अख्तियार करते हैं लोग सक्सेसफुल होने में, सफल होने में। और आज की तारीख में अगर आप देखो, आप पूछो कि कोई बिल्कुल ईमानदारी के तरीके से मेहनत करके ऊपर तक पहुंचना चाहता है, और कोई जुगाड़ू है, आपराधिक पृष्ठभूमि है, वो जल्दी पहुंच जाता है, तो जवाब तो आप सब जानते ही है ना, कौन पहले पहुंचेगा। ऐसे में यहाँ पर मैं कुछ और पूछना चाहूंगा, आपका रोल मॉडल आज की तारीख में कौन दिखाई देता है? आपको रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो वही होता है कि ईमानदारी। नहीं, कौन है, कौन शख्स आपका रोल मॉडल है? रोल मॉडल ऐसे तो अभी कोई कह नहीं सकते, क्योंकि जुगाड़ से ही लोग आगे बढ़ते हैं। रोल मॉडल कहीं भी दिखाई नहीं देता है। रोल मॉडल ही नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल बोलना नहीं चाहती है, रोल मॉडल जरूर इसका होगा। आप सही पूछिए, बोलेगी ये। नहीं, देखिए ऐसा है ना, बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि आज के नौजवान पीढ़ी के सामने रोल मॉडल का सबसे बड़ा संकट है। आज आप नेताओं की तरफ देखिए तो उनके जो गनमैन हैं वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो बेचारे समाज में आम व्यक्ति से जुड़ के अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो खास है और उनकी सुरक्षा के लिए पूरे देश की पुलिस और पूरी व्यवस्था लगी हुई है। इसी तरह से क्रिमिनल हैं, वो आज नेता बने हुए हैं, वो आज मंत्री बने हुए हैं। आप देखिए इसी तरह और अन्य क्षेत्रों में भी देख लीजिए तो उनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत पॉलिटिकल लोगों की अगर है तो उनके सामने आप देखिए, इन बच्चों के सामने जो नौजवान लोग हैं, कौन रोल मॉडल है आज? बिल्कुल, यहाँ पर नौजवान कुछ और हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप शॉर्टकट ले लेंगे आसानी से ऊपर पहुंचने के लिए, कि नहीं लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है कि लंबा रास्ता भी करूंगा, कोई बात नहीं, 55-60 साल की उम्र में भी पहुंचूं? होगा ऐसा? जी नहीं, समाज के साथ चलना मैं उचित समझूंगा। मतलब शॉर्टकट लेंगे या समाज के साथ चलना ही उचित है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में क्या है कि सब कोई चाहता है अपने अचीवमेंट को पाना। हम अचीवमेंट को पाने में यह भूल जाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो है कि हम क्या करने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर अमोद साहब बहुत बड़ा जो मुद्दा ये बता रहे हैं, शॉर्टकट लेने को तैयार हैं लोग, क्योंकि सब कर रहे हैं तो भेड़चाल शुरू हो गई है। ये हमारा आईना है समाज का। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा था, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, कहीं भेद है कि नहीं, अगर इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हो तभी इसका फैसला हो सकता है। आप मीडिया को उठा के देख लीजिए, आपकी मीडिया वैल्यू जजमेंट है? कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है मीडिया में भी, या किसी समाज के पॉलिटिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं है, मीडिया वैल्यू जजमेंट नहीं है, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, परिवार में नहीं है। ये सही कह रहे हैं, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर आप अचीवमेंट करना है, अचीवमेंट करना है, अचीवमेंट का जो इसका जो मापदंड है वो पैसा हो सकता है, पोजीशन हो सकता है। रंजना ने बताया अभी जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे फिगर्स, हमारे पर्सनैलिटीज, कहीं से उनमें अच्छी बात या बुरी बात की तो भावना है ही नहीं। तो वैसी हालत में बच्चों पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, समाज पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, ये सोचने की बात है। ये एक मुद्दा है
जिस पे कि हमको सोचना ही पड़ेगा। अगर ऐसी समस्याओं का आप समाधान करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यू जजमेंट आपको देना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा सही क्या और गलत क्या। नहीं, और सही गलत डॉक्टर वोरा जी, इस तरह के माहौल में गांधीगिरी जैसी चीज ही कुछ फायदा ला सकती है। अगर हम अपने रोल मॉडल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई सामने हमारी डायरेक्शन कोई नहीं दे सकता। तो वही चीज अगर लाएंगे, ये चीजें पहले क्यों नहीं होती थी? और इंडिपेंडेंस के बाद के जो लोग हैं उनके अंदर इतनी सेक्रीफाइसिंग नेचर थी, जो आज की डेट में सारा समाज सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। जी। एवरीबॉडी वांट्स एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लेकिन जो बात डॉक्टर वोरा कह रहे हैं, अब गांधीगिरी की बात, फिल्म भी बड़ी हिट हुई, लेकिन क्या ये फिल्मी बातें होकर रह गई हैं? क्या आप लोग गांधी बनने को तैयार हो जाएंगे अपनी दिक्कतों के लिए? ईमानदारी से जवाब दीजिए। कोई नहीं, गांधी तैयारी नहीं, कोई गांधी बनने को तैयार नहीं है। तो हम सिर्फ वैल्यू जजमेंट में ही फंसकर तो नहीं रह गए हैं। क्या कुछ हो सकते हैं रियलिस्टिक सॉल्यूशंस? ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दा में बात कर रहे हैं शूट आउट एट स्कूल। जिम्मेदारी किसकी बनती है? लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं, जनता जनार्दन से पूछते हैं। आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? स्कूल को, परिवार को, समाज को, हम सबको? परिवार को। परिवार की जिम्मेदारी बनती है। आपके हिसाब से किसकी जिम्मेदारी है? जी, जिम्मेदारी थोड़ा सा आगे आएंगे। जिम्मेदारी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे शुरू में कंठ सर ने कहा कि ये जो लड़कों ने किया ये अपराध, हम इसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। लेकिन सर ऐसा है कि दोस्तों टीवी और रहा सा सर इंटरनेट पूरा कर दे रहा है। जिन्हें अबोध समझ रहे हैं वो अबोध अब नहीं रहे। जो अबोध हम कह रहे हैं वो अबोध नहीं है। आप किसे जिम्मेदार मैं मानेंगे? समझता हूँ कि परिवार और समाज की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उग्रता या प्रतिशोध ही हर चीज का समाधान नहीं है। ये शुरुआत मात्र है, अंत नहीं। क्योंकि आजकल हम जो फिल्में देखते हैं, मार धाड़ वाली फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को, या वो जो भी बहुत है। खिलौने जो खरीदते हैं, बंदूक वाले खरीदते हैं, या WWE फेमस हो गया है, इससे उग्रता मन में और बढ़ती है। समाज की अंत नहीं जिम्मेदारी होता, आप बल्कि आप ज्यादा मान रहे हैं। आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? हम तो समाज को मानेंगे। समाज को जिम्मेदार मानेंगे। यहाँ पर कोई और अपनी राय देना चाह रहा है जी, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सर समाज को। क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर बन गया, पता है कि सबको कोई भी पंगा होगा, एक फोन करेंगे 15 बंदे पीछे आ जाएंगे हॉकी लेके। तो ये सारा सर वो स्टैंडर्ड वहीं का रह गया। और मैंने खुद देखा है 6 स्टैंडर्ड के बच्चे भूल देते हैं कि बाहर मिलियो, बाहर बताएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई है। आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? सर इसमें तो पूरी फैमिली के है सर। सर एक नॉर्मल बच्चा कभी भी गन नहीं चला सकता, उसके हमेशा हाथ कांपेंगे सर गन चलाने में। सर उसकी मॉरल वैल्यूज हैं जो पिता को देखता है, शादियों में देखता है गोलियां चलाते हुए, टेंट उड़ाते हुए, तो बच्चा भी करेगा। सर बच्चा गन चलाने आएगी कैसे? बच्चा सीख के लाए सर गन चलाना। उसे अपने पापा को देखता है गन चलाते हमेशा, उसके पापा गन चला रहे हैं सर, तो इसीलिए बच्चा ये अपनी फैमिली से सीखता है। तो सारी बात है। यहाँ पर और कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी, मैं विद्यालय को मानूंगा, क्योंकि समाज में देखते हैं कितने % अभिभावक जानते हैं जो हमारे बच्चा खराब निकले, क्रिमिनल हो, नहीं कोई चाहते हैं। बट विद्यालय में ही जाकर वो सब चीज सीखते हैं। कोई परिवार, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बेकार या क्रिमिनल नहीं बनाना चाहता। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर राय बटी हुई है। अलग अलग लोग अलग अलग संस्थाओं को, कोई स्कूल को मान रहा है, कोई परिवार को मान रहा है, कोई पूरे समाज को मान रहा है। लेकिन हल क्या निकलता, और ऐसा हल जो कार्यान्वित भी किया जा सके। आइडियल वर्ल्ड की बात ना करें। चारों के पास पहुंचूंगा, अपने खास मेहमानों के पास, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दा अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। बात कर रहे हैं शूट आउट एट अ स्कूल, और स्कूल में इस तरह के वाकये ना हो, क्या कुछ करना चाहिए। चारों खास मेहमान के पास आता हूं। डॉक्टर रंजना, आप बताइए हल क्या निकलता है? देखिए, ये जो घटना हुई ये पहली घटना है, और ऐसी घटना के से सचेत हो जाने की आज ज़रूरत है, क्योंकि इंगित करती है कि आज नौजवान और बच्चों के मन में क्या कुछ घट रहा है। इसी से अगर सारी वो शक्तियां जो कि मानसिकता को बनाती हैं बच्चों की, अगर वो आज सचेत हो जाएं, परिवार के लोग अगर बच्चों के साथ बेहतर डायलॉग करें, माँ बाप, स्कूल
बच्चों को वो स्पेस दे जहां पर कि वो अपनी बातों को कह सके, अपने को एक्सप्रेस कर सके। और फिर मीडिया की तरफ से भी जो बच्चों के मन में गुस्सा भरा जा रहा है, अगर उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाए और एक नए तरह के वैल्यू सिस्टम को बनाया जाए। जिम्मेदारी है, सबको अपनी जिम्मेदारी और सचेत होने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि सिर्फ समाज की जिम्मेवारी कहना कि समाज जिम्मेवार है, यानी कोई जिम्मेवार नहीं है। जैसे सिस्टमिक फेलियर की बात होती है तो समाज तो एक बहाना है मेरे हिसाब से। ये हर व्यक्ति को महसूस करना पड़ेगा उसकी जिम्मेवारी क्या है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, शिक्षक हों, परिवार हो, माता पिता हों। हर किसी को जब तक वो महसूस न करे कि सामाजिक मापदंड पे, सामाजिक स्थिति को देखते हुए हमारी जिम्मेवारी क्या है, हम किस हद तक जिम्मेवार हैं, ये सबसे यानी कि आप कह रहे हैं वेयर द बक स्टॉप्स कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहले मानने को तैयार हो, तभी कोई हल निकलेगा। डॉक्टर वोरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 15 से 20% जो बच्चे हैं उनको किसी ना किसी तरह की इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए जो कि टीचर्स के और पेरेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे और स्लाइटेस्ट डाउट होने पर उसको प्रॉपर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए। दिस इज द वेकअप कॉल। मेंटल हेल्थ शुड बिकम द टॉप प्रायोरिटी फॉर अवर कंट्री। काउंसलिंग की बहुत बेहद जरूरत है, अहमियत है। डॉक्टर हसीजा, कहीं संदीप जी फास्ट मनी, फास्ट फूड, फास्ट कल्चर, फास्ट सक्सेस, फास्ट जस्टिस को लगाम लगानी पड़ेगी। 3 चीजें, रोल मॉडल, अमोद जी ने भी कहा, हर आदमी को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। नेहरू या शाहरुख नहीं चाहिए, बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रति प्राउड फील कर सके। पार्टनरशिप चाहिए ताकि मुझे पता हो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और लास्टली मैं ये बात कहता हूँ, हर टीचर को, हर पेरेंट को एक काउंसलर बनना पड़ेगा ताकि बच्चे की आंख पढ़ सके और उसको गलत जाने से रोक सके। तो ये लब्बो लुबाब था मेरे चारों खास मेहमानों का। हल क्या निकलता है, और वैसे भी हम लगातार देश में नए भारत की नई तस्वीर की बात करते हैं। नए भारत की नई तस्वीर तब तक नहीं बन सकती जब तक हमारी पौध मजबूत नहीं होगी। अगर नींव में ही जंग लग गया तो नया भारत नहीं बनने वाला है। इस बात का हमें ख्याल जरूर रखना होगा। तो सब अपनी जिम्मेदारी निभाओ, यही आज का मुद्दा है। नमस्कार।